इबोला वायरस फैलने की बात पर थोड़ा सा आपको हम जानकारी देते चलें कि भारत और अफ्रीका संघ की बैठक 28 से 31 मई के मध्य में नई दिल्ली में होने वाली थी। भारत और अफ्रीका मंच की यह 4th बैठक होने वाली थी, इसे रद्द कर दिया गया है। इंडिया अफ्रीका जो फोरम समिट है, इस समिट का होना अपने आप में भारत को अफ्रीकी यूनियन के साथ, अफ्रीकी देशों के साथ जोड़ने के लिए, लगभग 55 से अधिक पार्टनर्स इसके अंदर हमारे साथ जुड़ते हैं, हमने फिलहाल उसे रद्द कर दिया है और यह ज्वाइंट प्रेस रिलीज दिया है। यह 28 से 31 मई को होने वाली बैठक थी। इससे आप समझ सकते हैं कि अफ्रीका से यह बीमारी दुनिया के जिन भी शहरों में जा सकती है, उनकी जिन भी देशों में जा सकती है, उनमें कंसर्न है। इंपॉर्टेंस मतलब इसके लिए लगातार कम्युनिकेशन डायरेक्टरेट के द्वारा जारी की जा रही हैं। इंडिया अफ्रीका फोरम के बारे में मैं आपको बताऊं तो यह 2008 में स्थापित हुआ था। भारत और अफ्रीका के बीच में किस तरह से पीपल टू पीपल रिलेशन बिल्ड किए जाएं, इस उद्देश्य से किया गया था। अभी तक 3 बार यह समिट हुई है। पहली समिट यह न्यू दिल्ली में हुई थी, सेकंड समिट अदीस अबाबा में हुई थी और तीसरी नई दिल्ली के अंदर हुई थी 2015 में। पहले ही ये बहुत दिनों बाद समिट होती है। इस समिट के अंदर इंडिया और अफ्रीकी कंट्रीज आपस में मिलकर के व्यूज एक्सचेंज करते हैं। ये पहली बैठक नई दिल्ली में, सेकंड अदीस अबाबा इथोपिया में और थर्ड नई दिल्ली में हुई थी। इसमें 55 अफ्रीकी यूनियन मेंबर देश हमारे साथ मुलाकात के लिए उपस्थित होते हैं, जिससे भारत अपने इकोनॉमिक कॉपरेशन को बढ़ाता है। बायलैटरल ट्रेड्स, इन्वेस्टमेंट्स, इन सब की बातचीत अफ्रीका के साथ करता है। इस बात से आप इस बात का महत्व समझ सकते हैं कि अफ्रीका भारत के साथ, चूंकि भारत ग्लोबल साउथ का नेतृत्व करता है, तो ऐसे में अफ्रीका और भारत के बीच का ये जो कनेक्ट है, भारत के लिए इकोनॉमिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अफ्रीका में भारत का जो एक्सपोर्ट है वो लगातार बढ़ रहा है। भारत के निवेश यहां पर बहुत बढ़ रहे हैं। भारत की बहुत सी कंपनी अफ्रीका के अंदर काम कर रही हैं। ऐसे में भारत और अफ्रीका के बीच के जो संबंध हैं, उनका बहुत अच्छे से बढ़ते रहना जरूरी है। अब आप इससे समझिए कि हमने इस बीमारी के चलते उस मीटिंग को कैंसिल किया है, अर्थात भारत हेल्थ प्रायोरिटी में इस घटना को कंसीडर कर रहा है। इसका मतलब बात बड़ी है। ठीक है, फिलहाल के लिए दिल्ली एयरपोर्ट ने भी स्क्रीनिंग टाइट कर दी है और इन देशों से, विशेष रूप से कांगो से, युगांडा से और साउथ सूडान से अगर कोई भारत आ रहा है तो उनकी ज्यादा जांच की जा रही है, सख्ती से परखा जा रहा है कि कोई अपने साथ में यह वायरस बीमारी लेकर ना आ जाए। चूंकि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में 136 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, इसलिए यह बात ज्यादा चिंता की है। तो देखो, यह रहा डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, जो कि स्थित है इक्वेटर के ऊपर। आप अगर इसे देखें तो यहां पर डीआरसी में इस तरह की घटना आउटब्रेक हुई है। जो वायरस का वेरिएंट बाहर निकला है उसका नाम बूंदी बुगियो है। असल में वो युगांडा के एक शहर के नाम के ऊपर उसका नाम रखा गया है। तो इस प्रकार से इस डीआरसी के अंदर अभी तक 136 लोगों की मौत हो चुकी है। कांगो और युगांडा के अंदर इस बूंदी बुगियो के ही सारे के सारे वो केसेस निकल कर आ रहे हैं। यहां पर ये आपके सामने डीआरसी रहा और इसके अंदर इतूड़ी में फिलहाल के लिए इस वाले केस का सबसे पहला मामला उजागर हुआ है। अगर आप देशों को मैप पर देखेंगे तो आप समझ पाएंगे, इस तरीके से यहां पर मध्य में बिल्कुल इस जगह, मतलब डीआरसी के अंदर इतूड़ी नामक शहर से इसका फिलहाल इस बार का ओरिजिन देखा गया है। इस इतूड़ी प्रोविंस के अंदर सबसे ज्यादा केसेस और रिपोर्ट्स दर्ज की गई हैं। जो लोग मर रहे हैं उन्हें ब्यूरी सीधा पुलिस, मतलब जो हेल्थ इमरजेंसी के लिए जो जिम्मेदार लोग हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वो सीधा उन्हें बरीड कर दे रहे हैं। परिवारजनों को उन्हें नहीं सौंपा जा रहा है। इसके चलते परिवारजनों में आक्रोश है। आक्रोश के चलते उन लोगों ने हेल्थ के लिए लगे हुए जो कैंप हैं उन तक में आग लगा दी कि आप हमारे लोगों को क्यों नहीं दे रहे हैं। असल मायने में यह वायरस डेड बॉडीज के संपर्क में आने से भी फैल रहा है। इसके चलते जो लोग हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं और उसके चलते इस तरह की घटनाएं आउटब्रेक हो रही हैं। लगातार इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रकार से जांच चल रही है, स्क्रीनिंग चल रही है। अब थोड़ा सा वायरस के बारे में भी जान लीजिए साथियों। अगर हम इस वायरस की बात करें तो बहुत छोटू सा दिखने वाला, मतलब माइक्रोस्कोप से देखा जा सकने वाला वायरस है। जीवित नहीं रह सकता, ना ही बढ़ सकता, लेकिन इसे जितनी जीवित कोशिकाएं मिलती हैं उनमें जाकर ये सक्रिय हो जाता है। वायरस की यही नेचर होती है, मतलब जब शरीर मिला तो सक्रिय, अदरवाइज पड़े हुए हैं, मतलब अजर अमर टाइप से ये रहते हैं। इनके चलते फीचर बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे अन्य वायरसेस के होते हैं। वायरस जो इबोला है, इसकी 1976 में पहली बार डीआरसी में पुष्टि हुई थी। एक रिवर है डीआरसी के अंदर, इबोला रिवर, उसके आसपास के क्षेत्र में, इसलिए इसका नाम इबोला वायरस रख दिया गया था। जहां तक बात हो इसके फैलने की, तो इसको विशेष रूप से चमगादड़ के द्वारा फैलता हुआ पाया गया। असल में क्या है ना, चमगादड़ एक ऐसा स्तनधारी पक्षी है जिस पक्षी के शरीर में बहुत से वायरस होते हैं, लेकिन ये वायरसेस
इसे नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन यदि यह वायरस रखने वाला पक्षी किसी फल को खाता है, उस फल में वो वायरस ट्रांसफर हो जाते हैं और वहां से ये जूनोटिक डिजीज बनकर जीव से जीव में ट्रांसफर होती चली जाती है। मतलब वायरसेस का जंप होने लगता है, एक से दूसरे में वायरसेस ट्रांसफर होने लगते हैं। तो जानवर, खासतौर से फल खाने वालों में इबोला वायरस हवा पानी के माध्यम से फैलता हुआ पहुंचता है। संक्रमण के अंदर छींक से, थूक से नहीं फैलता, लेकिन बताया जाता है कि संक्रमित व्यक्ति के खून, उल्टी, मल, पेशाब, लार और पसीने के संपर्क में आने से, हवा के माध्यम से नहीं फैल रहा है, संपर्क में आने से फैल रहा है। संक्रमित कपड़े, बिस्तर, सुई, मेडिकल उपकरण छूने से, संक्रमित जंगली जानवरों के संपर्क में आने से और अंतिम संस्कार के दौरान संक्रमित शवों के संपर्क में आने से यह फैलता है। लेकिन हवा से यह तेजी से नहीं फैलता, जैसे कोविड फैलता था या फ्लू फैलता था वैसे नहीं फैलता। इसके 3 वेरिएंट्स हैं, एक का नाम जायरे है, एक का नाम सूडान है और एक का नाम बूंदी बुग्यो है। शहरों के नाम पर रखे गए। अब हालांकि WHO ने यह परिभाषा बदल दी है, मतलब WHO ने नियम बदल दिया है कि अब कोई भी नया वायरस निकल कर आएगा तो शहरों के ऊपर नाम नहीं दिया जाएगा। चूंकि 1976 से ये चला आ रहा है तो इसका नाम उन्हीं शहरों के ऊपर रखा गया है। इसका जो जायरे वेरिएंट है, जो कि जायरे रिवर और शहर के ऊपर आधारित है, उस स्ट्रेन की घातकता यह है कि जिनको ये बीमारी हो गई उनमें से 60 से 90% तक लोग मर जाते हैं। इसलिए सबसे खतरनाक स्ट्रेन इसका जायरे है। उसका जो तीसरा जो है वो है बूंदी बुग्यो। बूंदी बुग्यो वायरस का जो फर्टिलिटी है वो 35 से 60% के बीच में है, यानी कि 100 लोगों को हुआ तो 35 से कम से कम 35 और अधिकतम 60 लोग मौत को प्राप्त होते हैं। इस कारण से इस वायरस से मरने की, यानी फैटेलिटी की, हालांकि आप में से कुछ लोग कहेंगे अनट्रीटेड रहने पर रेबीज का 100% फैटेलिटी है, तो अगर दुनिया में खतरनाक की बात की जाए तो रेबीज एक अपने आप में खतरनाक बीमारी के रूप में कंसीडर होता है, वायरस के रूप में कंसीडर होता है। ऐसे में बूंदी बुग्यो जो है वो वर्तमान वेरिएंट है और इसकी अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है। बीमारी बहुत ज्यादा पुरानी है, मतलब देखा जाए तो बूंदी बुग्यो 2007-8 में युगांडा के अंदर पहली बार देखा गया था। जायरे के लिए वैक्सीन भी उपलब्ध है, लेकिन बूंदी बुग्यो के लिए अभी भी वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। इसके लिए किया क्या जाता है, जो संक्रमित व्यक्ति है उसको आइसोलेट रखा जाता है और आइसोलेशन ही इसके अंदर एक समाधान के रूप में देखा जाता है। लक्षण क्या आते हैं? लक्षण वही तेज बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में, जोड़ों में दर्द, थकान महसूस होना, ये सारे के सारे लक्षण शुरुआत से 8 से 10 दिन के अंदर दिखाई देने लगते हैं और कुछ दिनों में स्थिति गंभीर होने लगती है। मुख्य लक्षण जैसे एक वायरस के फ्लू टाइप से लक्षण शुरू होते हैं, लेकिन धीरे धीरे फिर पेट दर्द, मांसपेशियों में दर्द, गले में खराश होने लगता है, धीरे धीरे शरीर पर रैशेस बनने लगते हैं, स्किन रैशेस आने लगते हैं, अंदरूनी और बाहरी ब्लीडिंग होने लगती है। तमाम फीचर्स, सर दर्द, सोर थ्रोट, फीवर, मसल पेन और डायरिया, ये सारे फीचर्स धीरे धीरे आने लगते हैं। तस्वीरें आपको शायद परेशान कर सकती हैं, इसलिए मैं हटा रहा हूं। इबोला की अगर वैक्सीन की बात की जाए तो जायरे की वैक्सीन मौजूद है, जो मैंने आपसे कहा। इसकी वैक्सीन का नाम अरवेडो वैक्सीन है, लेकिन वो बॉडी बुंगियों पे लगती नहीं है। ऐसे ही दूसरी जाबडेना वैक्सीन है, लेकिन जो वर्तमान में वायरस का जो स्ट्रेन आया है उसके ऊपर वो वैक्सीन काम नहीं कर रही है। ट्रीटमेंट क्या है? फ्लूइड फॉर डिहाइड्रेशन रखें, मेडिसिन फॉर फीवर के लिए जो आवश्यक होती हैं वो चीजें रखती हैं। इसको लेकर के देशों में तैयारियां चलती रहती हैं। हाथों का साफ रखना, मास्क का उपयोग करना, किसी के संपर्क में आने से बचना, लक्षण दिखे तो डॉक्टर को दिखाना, खाना अच्छे से पका के खाना, कच्चा मांस ना खाना, ये सारी चीजें हैं। क्या इस वायरस का कोई घातक रूप आया? जी हां, 2014-16 के बीच में लगभग 11,000 लोग इबोला वायरस का निशाना बने थे और दुनिया भर के देशों के अंदर उस समय भी यह वायरस फैला था। इस वजह से WHO ने इस बार इबोला का केस आते ही अपनी तरफ से इमरजेंसी घोषित कर दी और कहा कि पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है, इंटरनल कंसर्न का मामला है। इस बार इन्होंने ज्यादा देर नहीं लगाई। हालांकि अमेरिका अभी भी कह रहा है कि अब भी देर कर दी, क्योंकि अमेरिका को WHO के साथ खुन्नस है कोविड के टाइम से, क्योंकि कोरोना में अगर WHO बहुत पहले सक्रिय हो जाता तो दुनिया में इतना नुकसान ना होता। इसलिए अमेरिका WHO से निकलना ही बेहतर समझता है। ऐसे में WHO की बात तो यह है कि दुनिया को इन्होंने सूचित कर दिया कि क्या कर सकते हैं। दुनिया भर के लोग भी अपने अपने स्तर पर तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि WHO बोल चुका है कि भाई लोगों को इधर से उधर मत होने दो। अमेरिका की तरफ से बयान यही है कि WHO फिर से लेट हो गया है, हम तो बस ये तय करेंगे कि यह अमेरिका तक चलकर ना आए और अपनी तरफ से 50 इबोला ट्रीटमेंट क्लिनिक हम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो को बनाने के लिए दे रहे हैं। यह मार्को रूबियो का बयान है, अमेरिकी विदेश मंत्री का बयान कंसीडर किया जाए। रही बात भारत की, तो भारत क्या कर रहा है? भारत ने बचाव के लिए पहले ही तैयारियां शुरू कर दी हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव जो है
पुण्य सलिल श्रीवास्तव, उनकी अध्यक्षता में सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ वार्ता और सचिवों के साथ बातचीत आयोजित की जा चुकी है। उन्हें लक्षण बताए जा चुके हैं। एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग चल रही है। ऐसी स्थिति बनते ही उसे कंट्रोल करने के लिए पहले ही तैयारियां कर ली गई हैं। सचिवों के पास जानकारियां ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुकी हैं। एडवाइजरी ट्रैवलर्स के लिए जारी की जा चुकी हैं। WHO की एडवाइजरी को सभी के साथ साझा किया जा रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जब हम इस बात के लिए कंसर्न रखते हैं तभी हमने इंडिया और अफ्रीका के बीच की जो समिट है वो तक हमने इसके चलते रद्द कर दी है। क्या फिलहाल हमें चिंतित होने की आवश्यकता है? नहीं। लेकिन 2014 में एक केस भारत के अंदर इबोला का आया था, तो यह तो नहीं कहा जा सकता कि भारत में फिर नहीं आ सकता। इसलिए हमारे लिए सुरक्षा ही बचाव है। ठीक है साहब, उम्मीद है आप सभी को यह जानकारी समझ आई होगी। चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। सूचना है, सूचना को सूचना की तरह लें, सतर्क रहें, लोगों से इसे साझा करें। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। बाकी भीड़भाड़ वाले स्थान पर जाने से बचें, पेड़ों की कटाई से बचें, ऐसी किसी भी स्थिति से बचें जो इंसान को पेड़ों के साथ कन्फ्लिक्ट में, जानवरों के साथ कन्फ्लिक्ट में इस तरह से लेकर आए कि बीमारियां आप तक घर चलकर आ जाएं। उनसे अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करें। बाकी AI की लाइव क्लासेस के लिए लिंक कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, अभी जाइए और ज्वाइन करिए और बच्चों को और खुद को अपडेट करिए कि AI का यूज कैसे किया जा सकता है। धन्यवाद।